हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी व्याकरण से लिंग के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण के लिंग टॉपिक से। तो ये जो लिंग टॉपिक है, ये वाक्य को शुद्ध बोलने में या ग्रामेटिकली उसको ठीक से बोलने में मदद करता है। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ, राम जा रही है और राम जा रहा है। इन दोनों वाक्यों में हमें तो ऐसा लगेगा, जब हम पहले पहले हमें मालूम नहीं है कि लिंग क्या होता है, तो दोनों ही सही बोल देंगे। लेकिन अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो राम जा रही है, ये वाक्य गलत है। क्या होता है? राम जा रहा है। उसी तरह अगर एक वाक्य ले लिया जाए कि सीता जाता है, तो ये वाक्य गलत है। सीता जाती है होता है। तो हिंदी व्याकरण में कुछ नियम होते हैं और उस नियम को समझने के लिए हमें पहले लिंग को समझना पड़ेगा। तो लिंग क्या है, चलिए जानते हैं। पुरुष या स्त्री की पहचान उसके लिंग से होती है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, लक्षण या निशान। तो कौन पुरुष जाति का है, कौन स्त्री जाति का है, उसका लिंग से पता चलता है। और उसका अर्थ क्या है? चिन्ह, लक्षण या कोई निशान। जैसे अगर हमें जैसे पता चल लड़का बोलने से हमें पता चल जाता है कि वो पुरुष जाति का है ना। और लड़की बोलने से हमें पता चल जाता है कि वो स्त्री जाति की है। तो यहाँ पे जितने भी हिंदी में जितने भी शब्द हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितने जाति के प्राणी हैं या फिर जितने वस्तु हैं, वो या तो पुल्लिंग होते हैं और या तो स्त्रीलिंग, यानी या तो पुरुष जाति के होते हैं या फिर स्त्री जाति के होते हैं। तो जो प्राणी, जो जीव, जो वस्तु पुरुष जाति का होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और जो प्राणी, जो वस्तु, जो व्यक्ति स्त्री जाति का होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। समझ में आया? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या है? पुरुष जाति का अगर किसी शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध हो तो उसे कहते हैं पुल्लिंग। जैसे कि लड़का पुरुष जाति का बोध करा रहा है ना, तो ये पुल्लिंग शब्द हुआ। स्त्रीलिंग क्या है? जिस शब्द से किसी स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की स्त्री जाति का बोध करा रही है तो वो स्त्रीलिंग हुआ। तो हिंदी में जितने भी शब्द हैं, हिंदी में प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग में होता है या स्त्रीलिंग में होता है। इसी के आधार पर हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। समझ में आया? हिंदी में लिंग कितने प्रकार के हैं आप कमेंट में लिखिए एक बार, ताकि आपको याद हो जाए। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। राम जाता है और यहाँ पे है सीता जाती है। तो आप दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हो? पहले तो ये देखो, राम पुरुष जाति का है और सीता स्त्री जाति की है ना। तो यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्या बदलाव दिख रहा है? देखो, यहाँ पे जाता है और यहाँ जाति है। तो यहाँ जाता शब्द और यहाँ जाति शब्द में अलग अलग हो रहा है। जब पुरुष जाति का कुछ उदाहरण ले रहे हैं तो वहाँ पे जाता है लग रहा है, और अगर स्त्री जाति का करेंगे तो जाति है लग रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पुरुष जाति या स्त्री जाति के शब्द के साथ उसका जो कर्म का रूप है वो बदल रहा है, यानी उस क्रिया का जो रूप है वो बदल रहा है। जैसे यहाँ देखिए, जाता है, यहाँ जाती है, तो रूप बदल रहा है ना। प्रत्येक संज्ञा शब्द का लिंग
चाहिए। क्यों जानना चाहिए? देखिए, ताकि कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार क्रियापद बनता है। देखो यहाँ पे जो यहाँ पे है कर्ता या कर्म, यहाँ कर्ता कौन है? यहाँ आपको कर्ता और कर्म पता है ना क्या है? देखो यहाँ पे कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को करता है, जो या जिस व्यक्ति कार्य करता है या करवाता है उसे कहते हैं कर्ता। तो यहाँ पे पहले वाक्य में देखिए, राम जाता है, इसमें कर्ता कौन है? राम। और उसी के अनुसार क्रिया हुआ है, जाता है क्रिया है, ठीक। दूसरे वाक्य में सीता करता है, सीता जा रही है ना, वो उस काम को कर रही है, जाने का जो काम है उसको कौन कर रही है? सीता कर रही है। तो यहाँ कर्ता कौन हुआ? सीता। तो सीता के अनुसार कर जो क्रिया है वो हुआ जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? कर्ता के अनुसार क्रियापद बनता है। जैसे यहाँ राम के अनुसार जाता है हुआ, सीता के अनुसार जाती है हुआ है कि नहीं? और नेक्स्ट देखिए, कर्म के अनुसार भी क्रियापद होता है। कर्म किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ देखो, राम ने रोटी खाई, यहाँ रोटी स्त्रीलिंग है। आगे हम पढ़ेंगे कौन सा शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आप देखिए, राम ने रोटी खाई, देखो यहाँ पे खाई है। तो आपको पहले लग रहा होगा कि ये जो वाक्य है वो गलत है, लेकिन ये वाक्य सही है। कैसे सही है मैं आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ पे कर्म के अनुसार क्रियापद हुआ है। देखो खाई क्रियापद है, राम ने करता है, ये जो रोटी है वो कर्म है। कैसे कर्म है? कर्म कैसे किसे कहते हैं? एक बार और सुन लीजिए। क्रिया का जो क्रिया है, जो कार्य होता है, उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म है। तो यहाँ पे खाने का जो काम हो रहा है वो उसका प्रभाव किसको हम खा रहे हैं? किसको? वो राम खा रहा है, रोटी को ना। तो यहाँ कर्म है रोटी। तो राम ने रोटी खाई, यहाँ पे कर्म के आधार पर क्रिया हुआ है। उसी तरह यहाँ देखो, सीता ने फल खाया, देखो यहाँ खाया लगा है क्योंकि ये जो क्रिया है वो फल जो कर्म है उसके आधार पर लगा है। जैसे सीता ये करता है, फल कर्म है, खाया क्रिया है। तो यहाँ पे क्रिया कर्म के अनुसार लगा है। नेक्स्ट है हवा चलती है। यहाँ हवा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, तो इसलिए चलती है हुआ। अगर आप बोलोगे हवा चलता है तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें लिंग को जानना जरूरी है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि उसी के अनुसार हम वाक्य को शुद्ध तरीके से बोल सकते हैं। पवन बह रहा है, यहाँ पे पवन पुल्लिंग है, इसलिए हमने बह रहा है बोल रहे हैं। लेकिन अगर हवा चलती है, पवन बह रहा है, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग और यहाँ पुल्लिंग में भेद है। तो चलिए देखते हैं, अभी समझ में आया? तो क्रियापद किसके अनुसार, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। क्रियापद किसके अनुसार बदलता है? कर्ता या कर्म के अनुसार। कर्ता या कर्म स्त्रीलिंग का होगा तो क्रिया भी उसी के आधार पर होगा। जाती है, खाती है, खेलती है, दौड़ती है, उसी प्रकार होगा। अगर कर्ता या कर्म पुल्लिंग होगा
तो क्रियापद उसी के अनुसार होगा, जैसे कि खाता है, जाता है, सोता है, उठता है, खेलता है, दौड़ता है, रोता है, ये होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, राम रोता है और सीता रोती है, ये दोनों वाक्य सही है। ठीक, अभी समझ में आया लिंग 2 प्रकार के हैं और लिंग जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। अभी हम पहचानेंगे कि लिंग कौन सा, बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं, तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जब हम यहाँ 2 तरीके से हम समझेंगे, एक तो प्राणीवाचक के आधार पर और दूसरा अप्राणीवाचक के आधार पर। देखो, प्राणीवाचक जो शब्द होता है, प्राणी जो जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हुआ या फिर पशु पक्षी, इनका लिंग पहचानना इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। कैसे? जैसे लड़का बोलने से हमें पता चल रहा है कि वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, लड़की बोलने से हमें पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, है ना। लेकिन जो अप्राणीवाचक शब्द हैं, जैसे हवा, पवन, किताब, मकान, घर, इन सभी का लिंग पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसके नियम है। अगर आप नियम को याद कर लोगे, नियम को अच्छे से समझ लोगे, तो वो भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अभी हम उसको पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे साथ इसको अच्छे से देखिए। तो पहले जानेंगे प्राणीवाचक शब्द का लिंग, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो मनुष्य और अन्य प्राणियों का लिंग जानना आसान है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से वे पुरुष, स्त्री या नर मादा होते हैं। नर पुरुष जाति का होता है और मादा स्त्री जाति की होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, नर, नर का जो स्त्रीलिंग रूप होता है नारी, है ना। जो वुमेन है उनको नारी कहा जाता है ना, महिला जाति का, और जो पुरुष जाति का है उसको नर कहते हैं, है ना। तो इसमें जितने प्राणीवाचक शब्द हैं उनका आसान होता है और उसको हम जानते भी हैं कि किसको क्या कहा जाता है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए देख लेते हैं। अगर कोई शब्द आपको नया लगा और उसका अर्थ आपको पता नहीं है, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि इसका अर्थ बता दीजिए, मैं कमेंट का आंसर दे दूंगी। चलो नेक्स्ट है घोड़ा। हम सभी को पता है घोड़ा पुल्लिंग है और उस घोड़ा का स्त्रीलिंग शब्द घोड़ी। बालक, बालिका, जैसे एक छोटा बच्चा है जो बालक है वो पुल्लिंग है, हमें पता है, और जो लड़की, छोटी लड़की है, उसको बालिका जो है वो लड़की स्त्री जाति की है, स्त्रीलिंग शब्द है, हमें ये सभी पता है। चलिए एग्जाम में किस तरह आएगा, बालक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है बताइए, या फिर बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या है, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। या इस तरह से भी आ सकते हैं, बालिका का पुल्लिंग शब्द क्या है। नेक्स्ट है देखो बाघ। जो बाघ है वो पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग होता है बाघिन। पिता का होता है माता, पुत्र का होता है कन्या या पुत्री। यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन पुत्री भी हो सकता है। माली का होता है मालिन। कुत्ता पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द का मतलब पता है ना आप सभी को, जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग शब्द होता है और उसका स्त्रीलिंग शब्द है कुतिया। शेर, शेर का होता है शेरनी। बैल का होता है गाय। लड़का का लड़की। पति का पत्नी। हिरन का हिरनी। राजा का रानी। तो यहाँ पे आपको इसमें इसको याद करना पड़ेगा कि कौन से शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, पुल्लिंग रूप क्या है, ये सभी आपको याद रखना होगा। और ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं, प्राणीवाचक शब्द होते हैं, जो केवल स्त्रीलिंग रूप में ही उनको बोला जाता है, जैसे कि उल्लू,
जैसे कि कोयल, देखो यहाँ कुछ प्राणीवाचक शब्द हैं जिनके पुल्लिंग रूप नहीं है, यानी कि वो क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे कोयल, गिलहरी, चील, जोंक, जूं, तितली, मकड़ी, मक्खी, मछली, मैना। तो ये सभी शब्द स्त्रीलिंग के हैं, इनके पुल्लिंग रूप नहीं होते हैं। और ऐसे कुछ शब्द हैं जो पुल्लिंग है, उनके स्त्रीलिंग रूप नहीं है। जैसे लड़का का लड़की है ना, स्त्रीलिंग रूप है, लेकिन ऐसे भी कुछ पुल्लिंग शब्द हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप नहीं है। जैसे उल्लू, केंचुआ, कौवा, कछुआ, खरगोश, तोता, नेवला, भेड़िया, मच्छर। ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं और इनके स्त्रीलिंग रूप नहीं हैं। लेकिन क्या इनके स्त्री जाति नहीं है ना, तो उसको कैसे कहेंगे? देखो, अगर पुल्लिंग शब्द है तो अगर उसका स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, जैसे मच्छर पुल्लिंग शब्द है ना, अगर उसका अगर हमें स्त्रीलिंग रूप बनाना है तो हम उसमें मादा जोड़ेंगे। जैसे मच्छर का स्त्रीलिंग रूप होता है मादा मच्छर, क्योंकि मादा स्त्री जाति को कहा जाता है। उसी तरह देखो यहाँ पे मक्खी है ना, मक्खी स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका अगर पुल्लिंग, क्या मक्खी तो दोनों होते हैं ना, दोनों तरह के होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, तो मक्खी का पुल्लिंग रूप क्या होगा? नर मक्खी। समझ में आया? एक बार और उसको बता रही हूँ। अगर किसी शब्द का स्त्री रूप नहीं है तो उस शब्द का स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए हमें मादा का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे उल्लू का मादा उल्लू, केंचुआ का मादा केंचुआ, कौवा का मादा कौवा, इस तरह से होता है। मच्छर का मादा मच्छर। अगर किसी शब्द का पुल्लिंग रूप नहीं है तो क्या होगा? उसमें नर जोड़ेंगे। जैसे मछली का नर मछली, चील का नर चील, कोयल का नर कोयल, जोंक का नर जोंक, उसी तरह किया जाता है। ये था प्राणीवाचक संज्ञा के लिंग। कुछ शब्द पुल्लिंग के थे और कुछ शब्द स्त्रीलिंग के थे। अभी हम देखेंगे अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग। इसको जानने के लिए जो हिंदी व्याकरण में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसको जानने के लिए हमें पहले उसका रूप, उसका अर्थ, उसका शब्दांत, मात्रा आदि पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे देखो यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आपको जानना है, प्राणीवाचक तो आसानी से जान जाओगे, लेकिन अप्राणीवाचक जानना है तो आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार उस चीज़ को बोलकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप आसानी से उसको बोल पाओगे। आसानी से आपके दिमाग में रह जाएगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। लेकिन और कुछ नियम भी हैं जिनके आधार पर हम उसको बता सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय कर सकते हैं, अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय कर सकते हैं, शब्दांत मतलब समझ में आ रहा है ना, शब्द के अंत जो स्वर है, जैसे देखो मात्रा, इसमें आ शब्दांत है, तो शब्दांत का स्वर या फिर प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय कर सकते हैं। प्रत्यय भी पढ़ाया जा चुका है। शब्द या धातु के बाद जो लगता है वो प्रत्यय है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लेंगे तो मात्रा में आ प्रत्यय है, उसी तरह प्रत्यय का क्लास एक बार हो चुका है, आप उसको देख लीजिए। तो एक एक देखो यहाँ पे 3 तरीके हैं जिनके आधार पर हम लिंग निर्णय कर सकते हैं। एक एक करके देखेंगे। पहला है शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय करेंगे। बहुवचन एक वचन पता है ना,
अगर किसी शब्द से एक का बोध हो तो वो एक वचन होता है। अगर किसी शब्द से अनेक का, अनेक यानी बहुत, बहुत का बोध हो तो वो बहुवचन होता है। तो बहुवचन के आधार पर लिंग निर्णय किस तरह होगा, चलिए देखते हैं। और हम इसमें कौन सा पढ़ रहे हैं, अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक शब्द जो होते हैं उनके। तो चलिए नियम जान लेते हैं। जिन अप्राणीवाचक अकारांत, देखो अकारांत का मतलब उस शब्द के अंत में अ होगा, क्या होगा, अ। लेकिन हिंदी में एक नियम है, अगर शब्द के अंत में अ हुआ तो अ का उच्चारण नहीं होता है। जैसे यहाँ देखो भात, तो हम उसको भात नहीं कहते हैं, भात कहते हैं, अ उच्चारण नहीं होता है। लेकिन ये अकारांत है ना, उसके अंत में अ है, चाहे उसका उच्चारण ना हो लेकिन अंत में है तो सही, तो ये अकारांत शब्द है। लेकिन उसका जो बोलने का तरीका है वो उसमें अ नहीं आता है। भात, ये क्या है, भात, लेकिन ये अकारांत शब्द है। तो जिन अप्राणीवाचक शब्द अकारांत संज्ञा शब्दों का रूप बहुवचन में नहीं बदलता, अर्थात एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही एक सा रूप रहता है, वे शब्द पुल्लिंग हैं। देखो अच्छे से, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, अकारांत शब्द जिनका बहुवचन रूप नहीं होता। जैसे आप कभी सुने हो भात का भातें, भातों, भातिए, ऐसे कुछ होता है क्या, नहीं ना, भात भात होता है। तो यहाँ पे उसका बहुवचन रूप भात का भात ही है ना, भातें, भातों, भातिए, ये सब नहीं होता है। तो ऐसे शब्द को पुल्लिंग के अंतर्गत लिया गया है। कैसे शब्द, अकारांत और जिसका बहुवचन रूप सेम होता है, अलग नहीं होता है। एक वचन में भी भात है और बहुवचन में भी भात है, दोनों का रूप सेम है, एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम है, समान है, उसको कहते हैं, उन शब्दों को पुल्लिंग के अंतर्गत लिया गया है। समझ में आया, अकारांत और एक वचन और बहुवचन समान। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, देखिए, भात, तेल, पवन, जल। जल का कभी जले, जलों, जला, इस सब सुने हो कभी, नहीं ना, क्योंकि इसका एक वचन बहुवचन रूप एक सा होता है, समान होता है। उसी तरह खेत, दांत, बाजार, खेल, सामान, मकान, माल, अनाज, जवाब, पेड़, नमक, गुलाब, शरीर, ग्रंथ, काल, नाम। देखो ये सभी अकारांत शब्द हैं कि नहीं, और ये एक वचन और बहुवचन दोनों में समान है, इसलिए ये सभी शब्द कौन सा शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए, जिन अप्राणीवाचक अकारांत शब्दों का अंतिम अ का बहुवचन में ए हो जाता है, वे सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। देखिए, अकारांत यानी कि जिसके अंत में अ है, और बहुवचन करते समय अगर उसका बहुवचन में ए जुड़ेगा, ए, तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि बात, बात अकारांत शब्द है, आप सभी को अच्छे से ये पता चल रहा है, बात में अकारांत है। अगर इसका बहुवचन होगा तो होता है बातें, क्या होता है, बातें। तो देखो यहाँ पे ए की मात्रा लगा है और अनुस्वार लगा है ना, तो यहाँ पे बातें, ये ए जुड़ा है यहाँ पे, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। अकारांत है और उसके बहुवचन में ए जुड़ा है तो वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। उसी तरह ईंट में ईंटें होता है, उसका बहुवचन, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द हुआ। रात का रातें होता है बहुवचन में, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द हुआ। उसी तरह ये सभी जो है शब्द उनके बहुवचन में ए जुड़ता है। जैसे किताब का बहुवचन क्या है, किताब का एक वचन बहुवचन 9वीं क्लास में था, किताब का होता है किताबें, यहाँ पे स्पेस नहीं है,
किताबें। तो यहाँ पे ए जुड़ा है ना, और ये किताब जो है अकारांत शब्द है, तो इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ। उसी तरह यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो पुल्लिंग शब्द क्या है, अकारांत होगा और बहुवचन एकवचन समान है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, अकारांत है और बहुवचन में ए जुड़ता है। नेक्स्ट देखिए, ये अकारांत हुआ। अभी हम देखेंगे आकारांत। जैसे देखो यहाँ पे मेला, मेला में अंतिम स्वर जो है वो आ है ना, मेला, उसका अंतिम स्वर आ है, तो मेला में क्या हुआ है, आकारांत है। ये आकारांत शब्द है। आकारांत शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द के अंतिम स्वर में आ आता है। जैसे मेला, आ आया कि नहीं। उसी तरह कांटा, रास्ता, शीशा, कमरा, लोटा, खटिया, खटिया या होता है उसमें, चलिए कचरा, ये सभी आ है ना। तो यहाँ पे आकारांत शब्द है और उसका बहुवचन करते समय देखो यहाँ पे नियम क्या पढ़ रहे हैं हम, बहुवचन के रूप के आधार पर हम लिंग निर्णय कर रहे हैं ना। तो बहुवचन करते समय उसमें ए जुड़ता है। जैसे मेला, मेला आकारांत शब्द है, अगर उसका बहुवचन करेंगे तो होता है मेले, मेले में, यानी कि बहुवचन मेला का मेले। तो अगर किसी शब्द आकारांत है और उसका बहुवचन रूप में ए जुड़ता है तो वो पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे मेला का मेले, यानी कि मेला पुल्लिंग शब्द है। ताला का ताले, तो ये पुल्लिंग शब्द हुआ। कपड़ा का बहुवचन कपड़े, तो ये पुल्लिंग शब्द हुआ। उसी तरह यहाँ पे मसाला, कचरा, अंगूठा, कांटा, शीशा, चना, कमरा, लोटा, छाता, रास्ता, पर्दा, जूता, कुर्ता, पराठा, चौराहा, दरवाजा, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। किस नियम के आधार पर, बहुवचन में ए जुड़ने के आधार पर। नेक्स्ट है, जितने भी आकारांत शब्द हैं और उसके बहुवचन करते समय ए जुड़ता है, ए, तो वो होगा स्त्रीलिंग शब्द। जैसे कि हवा, हवा में आकारांत है ना, हवा का स्त्रीलिंग रूप होता है हवाएं। जैसे सेना का सेनाएं, योजना का योजनाएं। तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कौन से नियम से, आकारांत है और बहुवचन में ए जुड़ता है। यहाँ पे और भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आशा, उपमा, हवा, सेना, लता, कथा, शाखा, सभा, इच्छा, योजना, दिशा, विद्या, सूचना, परीक्षा, कविता, भाषा, क्रिया, संख्या, रचना, सजा, दवा, घटना, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो अकारांत खत्म हुआ, आकारांत खत्म हुआ। अभी देखते हैं ईकारांत। ईकारांत शब्द क्या है, जिसके अंत में ई का स्वर आएगा। जैसे देखो यहाँ पे गिरी, गिरी में अंत स्वर क्या है, ई। तो चाहे वो छोटे ई हो या बड़े ई हो, दोनों की बात अभी हम करेंगे। तो गिरी में छोटे ई की जो मात्रा लगा है और इसका छोटे ईकारांत संज्ञा शब्द है। ये अतिथि भी छोटे ईकारांत संज्ञा शब्द है। मोती बड़े ईकारांत संज्ञा शब्द है। कैसे पता चलेगा आपको, उसकी मात्रा, उसका जो मात्रा है वो देखकर।
तो यहाँ पे जितने भी अप्राणीवाचक संज्ञा ईकारांत संज्ञा शब्द हैं उनका बहुवचन रूप नहीं होता है, वो पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे गिरी, गिरी का गिरे, गिरों, गिराएं, ऐसे कुछ होता है क्या? नहीं ना, क्योंकि उसका बहुवचन रूप ही नहीं होता है। अतिथि, अतिथि बहुवचन में नहीं बदल सकता ये रूप। अतिथि, मोती, पानी, जल्दी, जी, घी, ये सभी शब्द ईकारांत शब्द हैं और यह इसके बहुवचन रूप नहीं हैं, इसलिए ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। तो जी, घी, ये सभी शब्द कौन से लिंग के अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन किसी अप्राणीवाचक ईकारांत संज्ञा शब्दों की अंतिम ई या ई, देखो यहाँ पे रोटी है ना, रोटी, रोटी में अंतिम ये कौन सा शब्द है? ईकारांत संज्ञा शब्द है ना। कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं इससे पहले संज्ञा का जो वीडियो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, उसको देख लीजिए। तो ये ईकारांत संज्ञा शब्द है। जब इसका बहुवचन करेंगे तो ये जो ई है वो बहुवचन में या हो जाता है। क्या होता है? या, रोटियां। तो वैसे शब्द जो ईकारांत हैं और बहुवचन करते समय या हो जाता है तो वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे नदी, मक्खी, चूड़ी, जैसे चूड़ी का बहुवचन क्या होता है? चूड़ियाँ। बहुत सारे गानों में भी आप सुने होंगे चूड़ियाँ, या फिर किताबों में पढ़े होंगे। जाति, तिथि, तिथियाँ, रीति, रीतियाँ, नीति, नीतियाँ, विधि, विधियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ। तो ये सारे शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ऊकारांत, चाहे वो छोटे ऊ हो या बड़े ऊ हो। जैसे देखो यहाँ पे आलू, आलू, आलू एक द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, तो कौन सा ऊ लगा है इसमें? बड़े ऊ। तो ये कौन सा शब्द है? बड़े ऊकारांत संज्ञा शब्द है और इसका बहुवचन रूप नहीं होता है। जैसे आलू का कभी सुने हो? आलुओं, आलुआ की आलुएं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, आलू का आलू होता है। तो यहाँ पे बहुवचन रूप नहीं होता है, इसमें बहुवचन नहीं कर सकते इसका। तो ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं। कैसे शब्द? ऊकारांत और उसका बहुवचन रूप नहीं होता है, वो पुल्लिंग होता है। जैसे शिशु, लड्डू, आलू, रेडियो। नेक्स्ट है ऊकारांत शब्द हैं और उनके बहुवचन में ए जुड़ता है। ए जुड़ता है तो देखो एग्जाम्पल, वस्तु, वस्तु का बहुवचन होता है वस्तुएं। ऋतु, वस्तु, झाड़ू, लू, गौ, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। स्त्रीलिंग शब्द होता है क्यों? क्योंकि इसके बहुवचन में ए जुड़ता है। और अगर आपको एक वचन और बहुवचन समझ में नहीं आता है कि एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, तो वचन चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगी तब आप अच्छे से भी समझ जाओगे। इसके बाद वचन चैप्टर ही आएगा, तो वचन चैप्टर करेंगे तो उस समय आपको एक वचन से बहुवचन, कौन से शब्द का एक वचन में क्या होता है, बहुवचन में क्या होता है, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी हमने क्या देखा है वचन के आधार पर कि किसी शब्द का, चाहे वो अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ऊकारांत हो, उसका अगर बहुवचन रूप नहीं होता है तो वो पुल्लिंग शब्द है। अगर बहुवचन रूप में ए या फिर या जुड़ता है तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। इतना हमें मोटा मोटी पता चल गया। बहुवचन के आधार पर जो ये तीन आधार है ना, इसका पहला आधार कंप्लीट हुआ।
वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे पूरा अंत तक देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो जो लिंग का कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वरना अब सोचते रह जाओगे अप्राणीवाचक के ये कौन सा लिंग है, क्या है, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, चाहे वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। ये पहला कंप्लीट हुआ। अभी अब देखेंगे अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय करेंगे। अभी अर्थ यानी किसका अर्थ, जो शब्द है उसका अर्थ। चलिए देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे पुल्लिंग शब्द क्या होता है। जितने भी अनाज हैं, अनाज आपको पता है ना, दाल, धान, गेहूं, चावल, ये सभी अनाज हैं। खाद्य पदार्थ जैसे भात, पराठा, लड्डू, पेड़ा, अंगूर, ये सभी क्या हैं, खाद्य पदार्थ हैं। फल जैसे कि आम, केला, पपीता, ये सभी फल है। वृक्ष जैसे बरगद, पीपल, नीम, ये सभी वृक्ष है। गुलाब, ये सभी। धातु जैसे कि सोना, पीतल, तांबा, लोहा, कांसा, ये सभी धातु हैं। रत्न यानी कि हीरा, मोती, चंद्र, ये सभी रत्न हैं। ग्रह यानी चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, तारा, सूर्य। द्रव्य पदार्थ यानी कि घी, पानी, दूध, तेल, दही, ये सभी पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो कौन कौन से, पहला है, एक बार अच्छे से देखते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। खाद्य पदार्थ के नाम पुल्लिंग होते हैं। फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें ऐसे भी कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग हैं। यानी देखो, अनाज है ना, तो सारे अनाज पुल्लिंग नहीं होगा। बहुत सारा अनाज का नाम जो है वो पुल्लिंग होता है, लेकिन कुछ एक दो बचे हैं जो स्त्रीलिंग है। उसी तरह देखो, ग्रह है ना, कितने ग्रह हैं पता है कि नहीं आपको? चलिए कमेंट में बताइए कि कितने ग्रह हैं। तो जितने भी ग्रह हैं उनका जो नाम है वो पुल्लिंग होता है। सिर्फ किसी को छोड़ के, मैं आगे बताऊंगी उसको कहते हैं अपवाद। जो नियम के अंतर्गत नहीं आता है उसको कहते हैं अपवाद। तो ये एक नियम है ना कि अनाजों के नाम, ग्रहों के नाम, रत्नों के नाम पुल्लिंग होता है, ये नियम है। तो उसका अगर इस नियम के अंदर कुछ नहीं आता है तो वो अपवाद। समझ में आया? तो ऐसे देखो क्या क्या है। अनाज जो हैं उनके अंतर्गत अरहर, मूंग, मकई, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। यानी अनाजों के नाम पुल्लिंग होता है, लेकिन कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग हैं। ठीक है। उसी तरह देखो, खाद्य पदार्थ जैसे भात, पराठा, ये सभी क्या है, लड्डू, पेड़ा, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन खाद्य पदार्थों में ऐसे भी कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग हैं, जैसे कि रोटी, दाल, सब्जी, तरकारी, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, ये सभी। देखो, फलों के नाम पुल्लिंग होता है, जैसे आम, केला, पपीता, लेकिन अंगूर, ये सभी है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी फल हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, जैसे कि लीची, है ना। और कुछ अन्य कुछ शब्द हैं जैसे ककड़ी, इमली, मोलसीरी, ये सभी। रत्नों के नाम सोना, है ना, सोना और पीतल, तांबा, लोहा, कांसा, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन ऐसे भी कुछ धातु है जो स्त्रीलिंग है। वो कौन सा धातु है? चांदी। बस ये धातु में ना ये कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी सभी धातु पुल्लिंग है, बस चांदी को छोड़कर। चांदी स्त्रीलिंग है। उसी तरह रत्नों में बाकी जितने रत्न हैं वो पुल्लिंग होते हैं, केवल मणि स्त्रीलिंग होता है। देखो यहाँ आप देख सकते हैं मणि स्त्रीलिंग होती है।
उसी तरह ग्रह भी जो हैं वो सारे ग्रह क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। केवल जो पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि हम उसको धरती माता बोलते हैं ना, स्त्रीलिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्रहों कौन सा जो ग्रह है वो स्त्रीलिंग है, पृथ्वी। कौन सा रत्न है वो स्त्रीलिंग है, मणि। कौन सा धातु स्त्रीलिंग है, चांदी। उसी तरह कुछ खाद्य पदार्थ भी स्त्रीलिंग हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, शराब, छाछ। ये सभी शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट देखिए स्त्रीलिंग, ये तो हमने पहले पुल्लिंग शब्द देखा कि यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हमने देखा कि क्या हुआ, पुल्लिंग शब्द होते हैं अनाजों के नाम, खाद्य पदार्थों के नाम आदि। अभी हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द क्या क्या होते हैं। जितने भी नदियाँ हैं, नदी है ना, नक्षत्रों, भाषाओं, भाषा यानी आपको पता है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू ये सभी भाषा है, तिथियाँ, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। तो क्या क्या शब्द होता है, नदियाँ, जो नदियों के नाम जैसे कि महानदी, गंगा, रोहिणी, विशाखा, ये सभी नदियों के नाम हैं, वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। उसी तरह नक्षत्रों के नाम, ग्रह नक्षत्र आपको पता है ना, ग्रह नक्षत्र किसे कहते हैं, नक्षत्रों के नाम जैसे विशाखा, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, उड़िया, संस्कृत, अंग्रेजी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तिथियों के नाम, तिथि आपको पता है ना, बहुत सारी जो तिथियों में हम सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें हम बहुत सारे तिथियों को मानते हैं, उसमें फेस्टिवल मनाते हैं ना। तो कौन सा तिथि, प्रतिपदा किसको कहते हैं, जो मंथ जो होता है उसका पहला दिन को प्रतिपदा कहते हैं। उसी तरह तीज का भी पालन करते हैं हम लोग। और भी तिथि होता है अमावस्या, पूर्णिमा आदि। तो इनका नाम, ये जो है शब्द हैं वो स्त्रीलिंग हैं। इसमें भी अपवाद है। अपवाद आपको पता है ना क्या है, नियम के अधीन नहीं है। जैसे ब्रह्मपुत्र एक नदी है, सिंधु, सोन, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्र देखो नदी है, लेकिन वो कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। गंगा स्त्रीलिंग है, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है। आप तो शब्द से ही पहचान पाओगे इसको। तो ये था अर्थ के आधार पर, हमने 2 कंप्लीट कर लिया है। शब्द के बहुवचन के रूप के आधार पर लिंग निर्णय, अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय। अभी हम करेंगे शब्दांत स्वर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय करेंगे। शब्दांत स्वर समझ में आ रहा है ना, शब्द के अंत का स्वर। जैसे देखो यहाँ पे शब्दांत अक्षर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय। पुल्लिंग शब्द देखो, तत्सम शब्दों के अंत, मैं आपको पहले क्लासेस में बता चुकी हूँ तत्सम शब्द किसे कहते हैं। एक बार और बताती हूँ। संस्कृत के जो शब्द हैं ज्यों का त्यों अगर हिंदी में प्रयोग होगा तो वो तत्सम है, यानी तत्सम यानी संस्कृत के समान। ठीक है, जैसे संस्कृत में भी नृत्य है और हम उसको हिंदी में भी नृत्य ही कहते हैं, तो वो तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द, जिस तत्सम शब्द के अंत में अ, अन, त्व, त्य, य, आय, आर, आस होगा, वो सभी पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, त्याग। पहला एग्जाम्पल क्या है, त्याग। तो इसके अंत में अ है ना, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ अ का उच्चारण नहीं होता है। अगर होता तो हम इसको पढ़ते त्याग, अ त्याग, लेकिन हम अ का उच्चारण नहीं करते हैं हिंदी में, इसीलिए इसको त्याग पढ़ते हैं। लेकिन अ तो है ना, तो ये अकारांत तत्सम शब्द है। उसी तरह कौशल, नयन, देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, न, य, न। तो इसमें क्या है, अन, नयन। नयन का अंतिम जो स्वर है, वो अंतिम जो उसका
अंत है वो किससे हो रहा है? अन से हो रहा है, और ये तत्सम शब्द है। उसी तरह गुरुत्व, गुरुत्व में अंत में क्या है? त्व। नृत्य में अंत में क्या है? त्य। सौंदर्य में अंत में क्या है? य। अन्याय इसमें आय। संसार इसमें आर। विकार इसमें भी आर। विलास आस। उल्लास आस। तो अभी हमने कुछ तत्सम शब्द देखे जिसके अंत में अ, अन, त्व, त्य, य, आर, आय, आस है, और ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पे जो संसार है, विकार है, विलास है, उल्लास है, ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिन तद्भव शब्द, तद्भव यानी मैं ये भी बता चुकी हूँ, एक बार और बता रही हूँ। तद्भव शब्द यानी उसका जो संस्कृत से कुछ परिवर्तन होकर आता है। जैसे देखो यहाँ पे आटा, कपड़ा, बहाव, भुलाव, ये सभी तद्भव हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत का ही संस्कृत के शब्द का थोड़ा सा परिवर्तन होके होता है, यानी उसका भाव सेम है। तो यहाँ पे ऐसे तद्भव शब्द जिसके अंत में आ, आव, ना, पा, पन हो, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे देखो यहाँ आटा, इसमें अंत में आ है। कपड़ा आ है। बहाव आव है। भुलाव आव सब अंत में है। जागना अंत में ना है। पढ़ना अंत में ना है। बुढ़ापा अंत में पा है। बचपन अंत में पन है। भोलापन अंत में पन है। तो तद्भव शब्द के अंत में अगर आ, आओ, ना, पा और पन होगा तो वो शब्द पुल्लिंग शब्द होगा, और ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। तो ये था पुल्लिंग शब्द। दो नियम शब्दांत के आधार पर, शब्दांत अक्षर के आधार पर। देखो यहाँ पे अंत में है ना, आटा के अंत में आ है, तो यहाँ पे अगर तत्सम है तो अ, अन, त्व, त्य, य, आय, आर, आस होने पर वो पुल्लिंग होगा। अगर तद्भव शब्द है तो आ, आव, ना, पा, पन होने से, उसके शब्द के अंत में होने से वो पुल्लिंग शब्द होगा। चलिए देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तत्सम शब्द जिसके अंत में आ, ना, ई, इमा, ता हो वो स्त्रीलिंग होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पूजा, पूजा में अंत में क्या है? आ। प्रार्थना में ना। कामना में ना। शिक्षा में आ। छवि में ई। कृषि में ई। कालिमा में इमा। महिमा में इमा। एकता में ता। साधुता में ता, है ना अंत में। तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिस तद्भव शब्द के अंत में आ, ई, आई, या, अन, वट, हट है वो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे देखो यहाँ भूख, अ है ना उसमें। बचत, अ। बात, अ। लड़ाई अंत में ई। पढ़ाई अंत में है ई। चिट्ठी अंत में है ई। रोटी अंत में है ई। खटिया अंत में क्या है? या। जलन अंत में अन। बनावट अंत में वट। लिखावट अंत में है वट। कड़वाहट अंत में है हट। आहट अंत में क्या है? हट। तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हुए। ये सारे तद्भव शब्द हैं और ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। समझ में आया? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक बार में आप इसको याद नहीं कर पाओगे, इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एक बार में समझ में याद नहीं आएगा, समझ में तो आ गया होगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। तो ये था हम
इतने वीडियोस में, ये जो इतने थे, इसमें हमने क्या देखा, कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अभी हम देखेंगे लिंग परिवर्तन, यानी कि हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करेंगे या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करेंगे। इसको कहा जाता है लिंग परिवर्तन। यानी जैसे लड़का का लड़की लिंग परिवर्तन हुआ ना, जैसे कि बालिका का बालक लिंग परिवर्तन हुआ ना, तो उसी तरह हमें लिंग परिवर्तन करना है। लेकिन यहाँ पे देखो, लड़का लड़की, माता पिता, बालक बालिका, ये तो पता होता है। लेकिन जो अप्राणीवाचक हैं, साथ साथ कुछ प्राणीवाचक भी, उनके नियम होते हैं, है ना। चलिए उस नियम के आधार पर हम लिंग परिवर्तन करेंगे। पहला नियम है, जो अकारांत शब्द हैं उसमें आ जोड़ने से। जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है ना, हमने देखा जिसका बहुवचन रूप नहीं होता है, उसका अगर हमें स्त्रीलिंग रूप करना पड़ेगा, उसमें क्या जोड़ेंगे, आ। जैसे देखो यहाँ पे छात्र, छात्र स्टूडेंट को कहा जाता है ना, जो बॉय स्टूडेंट होते हैं वो छात्र हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द है ना। अगर हम उसका स्त्रीलिंग रूप करेंगे, जो गर्ल स्टूडेंट है उनको अगर कहेंगे, तो हिंदी में उसको छात्रा कहा जाता है। तो ये थोड़ा हम उड़िया में इसको क्या कहते हैं, छात्री, हिंदी में छात्रा, इसका ध्यान रखिए। तो जितने भी अकारांत शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द, अगर उसका स्त्रीलिंग करना है तो उसमें आ जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि वृद्ध का वृद्धा, शिष्य का शिष्या, अध्यक्ष का अध्यक्षा, पूज्य का पूज्या, सूत का सूता, छात्र का छात्रा। जितने भी अकारांत शब्द हैं उनमें ई जोड़कर भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे देखो देव, ये अकारांत शब्द है, इसमें ई जोड़ने पर स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे देव का होता है देवी। अच्छा, आप ये बताओ, क्वेश्चन करोगी, अकारांत तो पहले भी था और अभी भी है, तो डिफरेंस क्या है इसमें। तो डिफरेंस ये है कि हिंदी में जैसे देव का देवा नाम का स्त्रीलिंग रूप नहीं है। जैसे देव, हमें जो देव हैं, देवता हैं, उनको देव कहते हैं ना, तो उसका स्त्रीलिंग को देवा नहीं कहा जा सकता। वो हिंदी में ऐसा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इसलिए कुछ शब्द हैं जिनके साथ आ जोड़ने पर होता है, और कुछ शब्द हैं जिनके साथ ई जुड़ने पर स्त्रीलिंग रूप होता है। जैसे पुत्र का पुत्रा कर देने से कोई हिंदी में ऐसा शब्द नहीं है। इसलिए कुछ शब्द के साथ आ जोड़ते हैं और कुछ शब्द के साथ ई जोड़ते हैं। पुत्र का होता है पुत्री, हिरण का होता है हिरनी, गोप का होता है गोपी, दास का होता है दासी, कबूतर का होता है कबूतरी। याद रखोगे इसको बार बार, तो याद पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आकारांत शब्दों में ई जुड़ने पर। ई भी आपको बड़े ई, आपको ये भी याद रखना होगा छोटे ई है या बड़े ई, क्योंकि शुद्ध रूप से अगर लिखना है तो मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ देखो लड़का, आकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसका अगर स्त्रीलिंग रूप करना पड़ेगा तो क्या होगा, लड़की। कौन सा ई होगा, यहाँ पे बड़े की मात्रा है। घोड़ा का होता है घोड़ी, मामा का स्त्रीलिंग रूप होता है मामी, बेटा का बेटी, भतीजा का भतीजी, बकरा का बकरी। कुछ शब्द में इया जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाया जा सकता है। जैसे देखो कुत्ता का कुतिया, बेटा का बिटिया। देखो बेटा, यहाँ पे बेटिया ना नहीं कर देना, बिटिया, अच्छे से ध्यान रखिएगा। चूहा का चूहिया, बुढ़ा का बुढ़िया, बंदर का बंदरिया, गुड्डा का गुड़िया, ये सभी। नेक्स्ट है, कुछ शब्दों के अंत में इन जुड़कर
स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। जैसे देखो बाघ, बाघ पुल्लिंग शब्द है, अगर उसका स्त्रीलिंग करना है तो उसमें इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाना पड़ेगा। जैसे बाघ का होता है बाघीन, सांप का होता है सांपीन, नाग का होता है नागिन। आप सुने भी होंगे नाग नागिन, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नाग के साथ इन जुड़कर नागिन हुआ है। नाती, नाती का स्त्रीलिंग रूप होता है नातिन। धोबी का धोबीन, सुनार का सुनारीन। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके अंत में नी जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। जैसे मोर पुल्लिंग शब्द है, अगर उसका स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो उसमें नी जोड़ना पड़ेगा, जैसे मोरनी। उसी तरह शेर का शेरनी, हाथी का हथनी, गरीब का गरीबनी, ऊंट का ऊँटनी, सिंह का सिंहनी। कुछ शब्दों के अंत में आनी जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। जैसे देखो सभी को पता है देवर पुल्लिंग है, अगर उसका स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो क्या होगा, देवरानी। उसी तरह जेठ का होता है जेठानी, नौकर का होता है नौकरानी, सेठ का होता है सेठानी, भव का होता है भवानी, चौधरी का होता है चौधरानी। ऐसे शब्द भी हैं जिनके अंत में अक या इका जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाया जा सकता है। जैसे कि देखो लेखक पुल्लिंग है ना, लेखक शब्द अगर उसका स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या होगा, लेखिका। इसमें क्या जुड़ा है, इका। उसी तरह पाठक का होता है पाठिका, बालक का होता है बालिका, सहायक का होता है सहायिका, अध्यापक का होता है अध्यापिका, शिक्षक का होता है शिक्षिका। तो यहाँ देखो क्या हुआ है, अक 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 लेखक अक को इका करा गया है, लेखक का अक को लेखिका करा गया है ना, इका अक को इका करा गया है। उसी तरह कुछ शब्द हैं जिसके अंत में आइन जोड़ा जाता है। जैसे गुरु, गुरु का स्त्रीलिंग रूप क्या है, गुरुआइन। लाला का ललाइन, बाबू का बबुआइन, पंडा का पंडाइन, बनिया का बनियाइन, ठाकुर का ठकुराइन। अब मूवीज़ में देखे होंगे ठकुराइन शब्द का प्रयोग हुआ होगा कभी ना कभी, है ना। तो हमें मूवी से भी ये हिंदी थोड़ा बोलना सीखना चाहिए। छोटे बच्चे जो 9वीं 10वीं क्लास के हैं, तो उड़ीसा में, अगर हम यहाँ उड़ीसा में रहते हैं, इतना हिंदी का तो प्रयोग होता नहीं है, लेकिन मोबाइल में हो या कहीं भी आप टीवी तो या कुछ ना कुछ हिंदी का तो देखते ही होंगे। उसमें कोशिश करिएगा उन शब्दों के जो बोलने का तरीका है उसको भी आप सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि आप मोबाइल या मूवी या टीवी कुछ देखते ही नहीं होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। शब्दांत यानी शब्द के अंत में वान या मान को वती या मती बनाकर, जैसे देखो धनवान, ये पुल्लिंग शब्द है, इसके अंत में क्या है, वान। अगर इस वान को वती कर देंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे देखो धनवान का स्त्रीलिंग धनवती, गुणवान का स्त्रीलिंग गुणवती, भगवान का स्त्रीलिंग रूप भगवती। उसी तरह अगर देखो श्रीमान, ये पुल्लिंग शब्द है, उसके अंत में क्या है, मान है। अगर इस मान को मती कर देंगे तो वो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। जैसे कि श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, आयुष्मान का आयुष्मती। नेक्स्ट है, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके स्वतंत्र स्त्रीलिंग रूप हैं। जैसे पिता का माता, तो यहाँ स्वतंत्र है, ना कोई इसमें आन आइन ई कुछ जोड़ना नहीं पड़ रहा है, वो अलग ही एक शब्द है। तो वैसे भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पिता का स्त्रीलिंग माता,
भाई का बहन या भाभी भी होता है, मर्द का औरत और आदमी का भी स्त्रीलिंग रूप औरत होता है। वर का वधू, युवक का युवती, बैल का गाय, नर का मादा, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नर का मादा होता है। भैंसा का स्त्रीलिंग रूप होता है भैंस। फूफा का फूफी, हम बोलते भी हैं, तो जितने रिश्ते हैं ना भाई बहन की, भाई भाभी या चाचा चाची, मामा मामी, पिता माता, माँ बाप, फूफा फूफी, तो बड़े पापा बड़े मम्मी, ये हमें पता ही होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। साहब का मैम, ताऊ का ताई, सम्राट का सम्राज्ञी, पति का पत्नी, कवि का कवयित्री, पुत्र का कन्या, ससुर का सास, बादशाह का बेगम, राजा का स्त्रीलिंग रानी, पुरुष का स्त्रीलिंग स्त्री, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, नंदोई का स्त्रीलिंग ननंद, भेड़ा का स्त्रीलिंग भेड़। तो ये था आपका लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हुआ है। नियम भी हैं और स्वतंत्र शब्दों में भी है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन लिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट है। तो इसके बाद हम लिंग का अभ्यास करेंगे एक और वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जो अभ्यास का भी वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर मेरा पहले से जो वीडियो है उसको नहीं देखे हैं, ये तो 6 चैप्टर चल रहा है ना, इससे पहले भी और 5 चैप्टर हैं। अगर उसको नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है 10वीं श्रेणी हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर से, तो उसको जाकर अच्छे से देखिए और पढ़िए। और अभी तो षाण्मासिक जो परीक्षा होने वाला है उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।